नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज द वर्ल्ड दिस वीक के इस एपिसोड में बात करेंगे न्यू मॉनेटरी पॉलिसी और अपकमिंग G7 मीटिंग के बारे में। हमारे आज के इस डिस्कशन के पैनलिस्ट हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र हमारे पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के फैकल्टी हेड अभिषेक सर, जो बताएंगे हमें इस बार जो अभी आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी डिक्लेयर की है, यानी मौद्रिक नीति, और दूसरा जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण विश्व के देशों का एक संगठन है G7, उसकी जो बैठक होने वाली है उसके बारे में। तो सीधे बात करते हैं अभिषेक सर से। अभिषेक, ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और आरबीआई इसे कब जारी करता है, और इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में क्या खास है? सर, मॉनेटरी पॉलिसी जैसा कि नाम ही है, एक ऐसी पॉलिसी जिससे हम मॉनेटरी के फ्लो को रेगुलेट करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक टास्क होता है, उसको ये देखना होता है कि बाजार में लिक्विडिटी का फ्लो किस लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि अगर पैसे का बहाव ज्यादा होने लग जाएगा तो इन्फ्लेशन आने लग जाएगा, और अगर पैसे का बहाव कम होने लग जाएगा तो रिसेशन की तरफ हम बढ़ने लग जाएंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक टारगेट दिया जाता है। अब मोदी नेहरा में तो ये कर दिया गया कि हम एक इन्फ्लेशन का टारगेट देते हैं उनको 4% का प्लस माइनस। तो आरबीआई 4% का इन्फ्लेशन रेट को माइंड में रखते हुए लिक्विडिटी के फ्लो को कंट्रोल करती है। जिस पॉलिसी के थ्रू वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है उसी को हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। 2016 से पहले मॉनेटरी पॉलिसी पर जो भी चीजें होती थी, जो भी डिसीजंस होते थे, वो होलसेल आरबीआई का गवर्नर लेता था, द ओनली पर्सन दैट वाज रिस्पॉन्सिबल। 16 में मोदी गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी। इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई का गवर्नर इसको लीड करता है और सारे डिसीजंस मेजॉरिटी में लिए जाते हैं। मेरे ख्याल में शायद उर्जित पटेल के समय से ये शुरू हुआ, उसी के पास से ये आया। तो अब जैसे मॉनेटरी पॉलिसी की जो समीक्षा होती है, वो समीक्षा बैठक ये कमेटी करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी के जितने भी रेट्स होते हैं, चाहे बैंक रेट हो, रेपो रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, इन रेट्स को वो अप एंड डाउन करते हैं, या तो बढ़ाएंगे या कम करेंगे या कांस्टेंट रखते हैं। इस बार की जो मॉनेटरी पॉलिसी अभी आई है, इसमें इन्होंने रेपो रेट को कम किया, जो पहले 6% था उसको रिड्यूस करके 5.5% किया। ये तीसरी बार है जब हम देख रहे हैं कि रेपो रेट कम हुआ है। अब जहां तक आपका इससे रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन था कि इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या होगा, तो सिंपल सा है, जब भी बैंक रेट कम होगा, रेपो रेट कम होगा, तो ऑटोमेटिकली बैंक्स को आरबीआई से लोन मिलना सस्ता हो जाता है, क्योंकि रेपो रेट एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर आरबीआई लेंड करती है मनी टू बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म। और ऑब्वियस सी बात है, अगर बैंकों को लोन सस्ता मिलेगा तो वो इसका इम्पैक्ट, वो इसका ट्रांसफर पब्लिक को करेंगे। और शायद हमारे इसीलिए आरबीआई गवर्नर ने अभी कहा है कि इससे जो है आम लोगों को मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है। तो जो हम लोग कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन वगैरह लेते हैं, उसकी ईएमआई कम आ जाएगी, तो कहा जाता है लोन सस्ता हो जाएगा। अब गवर्नमेंट लोन सस्ता क्यों करना चाहती है? जिससे लोग लोन लें, बाजार में डिमांड क्रिएट हो, लोग घर बनवाएं, गाड़ी खरीदें, तो ऑटोमेटिकली जब डिमांड क्रिएट होगी तो प्रोडक्शन होगा तो हमारी जीडीपी पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो लोन सस्ता मिलना तो सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि उसका इकोनॉमी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना। लेकिन उसमें एक बात हमारे आरबीआई गवर्नर ने ये भी कही है कि जो बैंक में डिपॉजिट्स हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट वगैरह, सावधि जमा जिनको कहते हैं, उन पर ब्याज दरें बढ़ेंगी नहीं बल्कि कुछ कम होंगी। तो इसका क्या संबंध है? रीजन है सर कि मार्केट में सेविंग करने के और इन्वेस्टमेंट करने के कई अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। आप एफडी में पैसा लगा सकते हैं, आप गोल्ड खरीद सकते हैं, आप गवर्नमेंट के स्कीम्स में पैसा लगा सकते हैं, आप बॉन्ड खरीद सकते हैं, एसआईपी वगैरह ले सकते हैं। तो भारत सरकार जैसे बैंक को एक ट्रेडिशनल डिपॉजिट या ट्रेडिशनल सेविंग है बैंक्स, कि हम लोगों ने एफडी करा लिया। अब अगर एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोग दूसरे मार्केट में जाते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग मार्केट में जाएं, इन्वेस्ट करें। हाँ, एसआईपी है, म्यूचुअल फंड है, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग है, मतलब मार्केट में आप इस तरीके से जाइए। बिल्कुल। तो जब आप मार्केट में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पर ज्यादा गेन होने के चांसेस होते हैं। तो मार्केट में अभी तब जाएगा जब एफडी वगैरह पे उसको कम ब्याज मिले। बिल्कुल ठीक।
दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आजकल हमारे यहाँ खासतौर से जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन की हैं, वो कह रही थी कि साहब जो ग्रुप 7 है, G7, उसमें अभी तक भारत को बुलाया नहीं गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई इनविटेशन नहीं आया। ग्रुप 7 को लेकर बड़ी बातें हो रही हाँ, बड़ा चर्चा था। लेकिन अभी कल हम लोगों ने पढ़ा कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को फोन किया और उन्हें G7 में आमंत्रित किया, इनविटेशन दिया। तो ये G7 क्या है? क्योंकि G20 के बाद अब ये G7 की चर्चा बहुत हो रही है, और G7 हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, विश्व में इसकी क्या भूमिका है, और क्या प्रधानमंत्री मोदी ने वहां जाने का निर्णय कर लिया है? G7 जब आपने जहां से एंड किया मैं वहीं से शुरुआत करता हूं सर, कि अभी 2-3 दिन पहले तक बड़ा मतलब एक तरीके से विपक्ष गवर्नमेंट पर हमलावर था कि मोदी को G7 से इनविटेशन नहीं आया, और आया भी नहीं था। तो बड़ा मीडिया में ये चल रहा था कि इस बार जो है G7 में मोदी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन आ गया तो आ गया तो अच्छी बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट भी कर लिया, मोदी जी ने तुरंत अपने एक्स अकाउंट पे लिख भी दिया है कि हाँ मैं आऊंगा। जहां तक आपने पूछा G7 है क्या और भारत के लिए इसका महत्व क्या है, तो G7 1975 में बनी एक संस्था है। ये बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोरम है सर, ये जहां दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ बैठती हैं, एंड दे आर द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, इकोनॉमिकली वाइज भी, पॉलिटिकली वाइज भी। और ये IMF की एडवांस्ड इकोनॉमीज है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ऐसे ताकतवर देशों का ये समूह है। और भारत में लगातार 2019 से लगातार G7 में एज अ इनवाइटी रहा है, पार्टिसिपेट किया उसने। अगर इस बार नहीं आता इनविटेशन तो ये पहला एब्सेंट होता है इंडिया, लेकिन आ गया तो मोदी जी जाएंगे भी, तो एक थोड़ा सा एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑब्वियसली एम्बैरेसिंग होता कि अभी तक बुलाया जा रहा था, अब नहीं बुलाया गया। तो अभी इसमें विपक्ष को बोलने का एक मौका मिल जाता कि जो ट्रूडो के टाइम से जो पहले प्रधानमंत्री थे, तो जस्टिन ट्रूडो के टाइम से और मोदी जी के टाइम में जो ये लास्ट ईयर जो थोड़ा सा हम लोग के डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हुए, निज्जर की हत्या उस पर, तो लोग कहते हैं कि जो है इसी वजह से देखिए कनाडा ने इग्नोर करना शुरू कर दिया और भारत और कनाडा के रिलेशंस बिगड़ गए, हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत खराब है। लेकिन अब आ गया है तो प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, उन्होंने कह भी दिया 15 जून से लेकर 17 जून तक ये कनाडा के अल्बर्टा में होना है। और मैं यहाँ आपको बताऊं कि इस 25 की मीटिंग में ये 50th एनिवर्सरी भी है G7 की। अच्छा, 50 साल पूरे हो जाएंगे। और 2002 में G7 की मीटिंग इससे पहले कनाडा में इसी जगह पे हुई थी, अल्बर्टा में। क्या बात। और ये दूसरा चांस है कि कनाडा इसको होस्ट कर रहा है अल्बर्टा में। तो जहां तक इनविटेशन का बात है सर, जब नहीं आया था तो ऑब्वियसली बात एम्बैरेसिंग था। जब ये इनविटेशन दिया गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर साहब से जब पूछा गया एक वहां के रिपोर्टर ने, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे बोल दिया कि भारत को आप इग्नोर नहीं कर सकते आज के टाइम में। बिल्कुल ठीक बात। इंडिया इज नाउ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे क्या है, और आज के ग्लोबल जो फूड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, AI है, इसमें भारत का होना बहुत जरूरी है। और G7 जैसा संगठन विदाउट इंडिया इनकम्प्लीट। तो उनसे ये भी पूछा गया कि निज्जर में आपको क्या लगता है, निज्जर की हत्या में क्या मोदी जी का हाथ है, तो उन्होंने कह दिया कि ये जो सब जुडिस है, और क्योंकि कनाडा में रूल ऑफ लॉ है, कानून अपना काम करेगा, अभी इस पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। तो ऑटोमेटिकली उन्होंने इंडिया के साथ उन्होंने एक सेंसिबल आंसर दिया, और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंडिया की तरफ एक अच्छे रिलेशंस के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को जाना भी चाहिए, वो जा भी रहे हैं। इससे हमारे रिलेशंस उन 7 देशों के साथ अच्छे स्टैब्लिश होंगे, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट है, वो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। मतलब एक म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप है। तो G7 में क्या हुआ, उसके क्या नतायज हुए और क्या आगे हो सकता है, इस पर फिर आगे चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम द वर्ल्ड दिस वीक, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, अपने कमेंट से हमको जरूर अवगत कराइए, अपने सुझाव दीजिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ द वर्ल्ड दिस वीक में। धन्यवाद।